हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम डील कर रहे हैं हमारी रिवीजन सीरीज के साथ। ये रिवीजन सीरीज हमारी यूनिट 5 की रहने वाली है। यूनिट 5 का डी सेक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने इसके ए बी सी को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इसका डी सेक्शन करेंगे, ठीक है, जिसमें हमको देखना है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं करिकुलम चेंज के, अप्रोचेस के बारे में देखेंगे, टीचर, स्टूडेंट और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनका क्या रोल होता है करिकुलम के चेंज में या फिर इम्प्रूवमेंट में। इस सेक्शन से आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, कल का ये 9C का ये मॉडल्स रह गए थे, ठीक है। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। टाइलर के मॉडल, स्टेक के मॉडल और स्क्रीवन के मॉडल, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम लोग टाइलर का मॉडल, टाइलर्स मॉडल। टाइलर के मॉडल को किसने इसमें मैं पॉइंट पॉइंट में लिखूंगी खाली कि किसने दिया था और किस बारे में बात की थी, ठीक है। ये मॉडल दिया था आपका राल्फ टायर ने, ठीक है। पहला पॉइंट ये है आपका, इस मॉडल को दिया किसने था, ये इनका पूरा नाम है और पूछा भी जाता है, ठीक है। राल्फ टाइलर, ठीक है, इन 1949। ये पहला पॉइंट, ठीक। यहाँ पे इन्होंने जब टाइलर के मॉडल के बारे में बात करते हैं तो टाइलर के मॉडल में इन्होंने ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के बारे में ज़्यादा फोकस किया था। ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड भी बोला जाता है इनके मॉडल को, ठीक है। जिसमें इन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बात की, ठीक है। कोई भी करिकुलम का मॉडल है, ठीक है, कोई भी करिकुलम का अगर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसमें 3 मेन सोर्सेज होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, सोसाइटी, और ये पूछा जाता है 3 एलिमेंट ही आपके कि करिकुलम ऑब्जेक्टिव में इन्होंने 3 सोर्सेस, 3 जो एलिमेंट थे, सोर्स थे, वो किसको लिया था यहाँ पे, ठीक है। सोसाइटी को लिया था, स्टूडेंट को लिया था और सब्जेक्ट मैटर को लिया था, ठीक है। ये 3 सोर्सेज लिए थे। और इसके अलावा उन्होंने बोला था टाइलर का जो गोल अटेनमेंट मॉडल, इसको क्या और बोलते हैं, किस और नाम से जानते हैं इसको, टाइलर गोल अटेनमेंट मॉडल, ठीक है। और ज्यादातर इसको जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वहां पे आता है ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल, ठीक है। इसे ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल भी बोला जाता है। इसीलिए इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था क्योंकि इन्होंने ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस किया था, आउटकम्स पे ज्यादा फोकस किया था रदर देन प्रोसेस। इन्होंने प्रोसेस पे बात नहीं की थी, इसलिए इनको क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा किया गया था, ठीक है। इनको उन्होंने जो भी करिकुलम था, ठीक है, उसको ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पे इन्होंने ज्यादातर बात की थी, ठीक है। जो टाइलर का मॉडल है करिकुलम में, ये मॉडल क्या करता है कि मेजर करता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम है उसके जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो फुलफिल हुए हैं फिर या नहीं हुए हैं, इस बारे में बात करता है, ठीक है। और ये कैसा है, डिडक्टिव इन नेचर है, ठीक है, डिडक्टिव इन नेचर। और इसमें आता है कि इन्होंने बात किया था एक पॉइंट पे यहाँ पे, दिस मॉडल मेजर्स द एक्सटेंट, अभी मैं बस को रिपीट कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत रटना नहीं है इसमें। विच द एजुकेशनल गोल्स ऑफ अ प्रोग्राम, अभी मैं रिपीट करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, ऑफ अ प्रोग्राम हैव बीन, कि कितनी चीजें आपको दिमाग में यहाँ पे रखनी है, अटेंड, ठीक है, कि जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, उसका जो गोल है वो कितना अटेंड हुआ है, इसके बारे में बात की थी, ठीक है। मैं सिर्फ अभी की पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ। उसके अलावा एक चीज यहाँ पे और देख लो, आप लोग इधर आ जाओ, मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ इस पॉइंट पे। उसके बाद में 2-4 की पॉइंट और है, वो भी लिख लो उसके। एक मिनट, इधर आ जाओ, स्क्रीन का है। हाँ, देखो टाइलर का गोल अटेनमेंट मॉडल, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल भी बोलते हैं, यही चीज मैंने बताई वहां पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये चीज आता है कि ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड या फिर ऑब्जेक्टिव पे किसने सबसे ज्यादा फोकस किया था, तो टाइलर ने किया था,
ठीक है। द टायलर मॉडल इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 मेजर पार्ट। इन जो टायलर का मॉडल है वहां पे 4 मेजर पार्ट है। 4 मेजर पार्ट कहने का मतलब यह है कि इन्होंने 4 क्वेश्चंस के बारे में बोला था। क्या बोला था? सबसे पहले 4 क्वेश्चंस बोल लो या फिर इनके स्टेप्स भी बोल सकते हो इसे, ठीक है। ये स्टेप्स भी पूछे जाते हैं आपसे, अरेंज करने के लिए आता है स्टेप्स में, ठीक है। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब सबसे पहले क्या डिफाइन करना है आपको? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे आप? ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर आइडेंटिफाई करना है जो भी लर्निंग एक्टिविटीज है, ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, ठीक है, जो भी हमारा डिफाइन ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करने के लिए जो जो भी लर्निंग एक्टिविटीज हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। इन लर्निंग एक्टिविटीज को हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो? पहला स्टेप हो जाएगा डिफाइन ऑब्जेक्टिव, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिफाइन ऑब्जेक्टिव। सेकेंड में क्या लिखोगे? आइडेंटिफाई, देन आइडेंटिफाई लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस है उसके बाद हम क्या करेंगे? इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही है। उसके अलावा टायलर मॉडल begin by defining the objective of learning experiences. These objectives must have relevancy to the field of study and overall curriculum. टायलर मॉडल obtain the curriculum objective three sources. हमने तीन सोर्सेज के बारे में वहां पे देखा। इन्होंने 3 सोर्सेज, ये आपसे पूछा जाता है कि टायलर के मॉडल में 3 सोर्सेज कौन कौन से थे? स्टूडेंट थे, सोसाइटी थे और सब्जेक्ट मैटर थे। क्लियर बात? तो इस स्लाइड से आपको इतनी चीजें याद रखना है, ये मैंने उस स्लाइड में भी वहां पे भी बताया आपको। नेक्स्ट आ जाओ। When defining the objective of a learning experiences, Tyler gives emphasis on input of student, the community and the subject content. वही बात बोला, जब ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के बारे में बात की गई थी तो वहां पे इन्होंने सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया था जो स्टूडेंट इनपुट दे रहे हैं, कम्युनिटी इनपुट दे रही है और जो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, उनको ज्यादा एम्फेसाइज किया था यहाँ पे। टायलर बिलीव दैट करिकुलम ऑब्जेक्टिव दैट डू नॉट एड्रेस द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, द कम्युनिटी एंड सब्जेक्ट मैटर विल नॉट बी बेस्ट करिकुलम। टायलर का ये मानना था कि जो करिकुलम है, ठीक, करिकुलम का अगर जो ऑब्जेक्टिव है, अगर वो लर्नर्स की नीड को, जो भी चिल्ड्रन है उनकी नीड को, कम्युनिटी की नीड को, या फिर सब्जेक्ट मैटर का जो नीड है या फिर जो उसका नेचर है उसको अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा तो वो बेस्ट करिकुलम हो ही नहीं सकता, ठीक है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द टायलर मॉडल इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन। ये सारे स्टेप्स ही हैं जो पहले स्टेप में, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, इसको मैंने थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में बोला कि टायलर मॉडल इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लर्निंग ऑफ activities that will allow student to meet the defined objective। फिर क्या करना है दूसरे स्टेप में? आपने पहले देख लिया कि ये सोर्सेज हैं, ये ऑब्जेक्टिव हमारे लर्नर्स को, हमारे कम्युनिटी के नीड के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे? उसके लिए जो भी लर्निंग एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। Tyler state that the important thing is for student to discover content that is useful and meaningful to them। टायलर का मानना था स्टूडेंट को वो कंटेंट को डिस्कवर करना चाहिए, वो कंटेंट को उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो उनके लिए यूजफुल हो और मीनिंगफुल हो, ठीक है। थर्ड आता है टायलर का, ये जो टायलर ने सबसे ज्यादा स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच पे काम किया था, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल टायलर का जो मॉडल था वो मीट करता था प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है, टायलर में प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको हमको अटेन करना होता है, ठीक है। द मॉडल फोकस प्राइमरली ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो मॉडल था किस पे फोकस करता था? आउटकम पे, प्रोडक्ट पे फोकस करता था रेदर देन प्रोसेस। इसी वजह से इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था, ठीक है। अभी आगे और हम कुछ चीजें देखेंगे, ये चीजें मुझे यहाँ पे आपको समझानी थी। नेक्स्ट आ जाओ अपनी स्लाइड पे, एक मिनट रुकना। ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये अरेंज करने के लिए आपके पूछे जाते हैं उसमें, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने ये सारी इसे राल्फ टायलर ने दिया था। उसके लिए डिडक्टिव अप्रोच को इन्होंने फॉलो किया था क्योंकि पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है, प्री डिफाइंड है तो थ्योरी पहले से डेवलप्ड है, इस वजह से यहाँ पे डिडक्टिव अप्रोच की इन्होंने बात की थी। यहाँ पे ये मेजर करता था ये मॉडल द एक्सटेंट टू विच द एजुकेशनल गोल ऑफ अ प्रोग्राम हैव बीन अटेन, ठीक है, कितना ज्यादा वो जो प्रोग्राम का गोल है वो अटेन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। अब उनके जो स्टेप वहां पे हम लोग ने देखे थे, मैं एक बार यहाँ पे फिर से लिख दे रही हूँ, ठीक है। स्टेप्स में हमने क्या देखा था? एजुकेशनल पर्पस, ठीक है,
कई तरीके से याद कर सकते हो, मतलब दिमाग में रख सकते हो। पर्पस भी बोला जा सकता है, ऑब्जेक्टिव भी बोला जा सकता है, ठीक है। एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, व्हाट एजुकेशनल एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। तीसरी बात, अब ये जो एक्सपीरियंस है उसको हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज दीज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। देखो इसको लर्न मत करना, इसको समझना। एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ये भी जो हमारे एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बोले या फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस बोले, रिलेट कर लो। मैंने कई तरीके से लिख दिया है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है इस वजह से, ठीक है। फिर फोर्थ बात क्या थी यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि हमारा जो पर्पस था, जिसके लिए हमने ये जो हमारा ये पर्पस था स्टेप 1 में, क्या वो फुलफिल हो पाया है, क्या वो अटेंड हो पाया है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाउ कैन वी, ये क्वेश्चन है आपके, हाउ कैन वी डिटरमाइन, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि डिटरमाइन whether these purposes whether these purposes are being attained, ठीक है, are being attained, इसे इवेल्युएटिव फेज भी बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं लिखना, सिंपल सा जो मैंने चार पॉइंट लिखे थे ना, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को देखना, फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई करना, फिर उनको ऑर्गेनाइज करना, फिर उनको इवेल्युएट करना। तो क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आपसे पूछ लेता है और डायरेक्टली आपसे स्टेप्स भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद आते हैं इनकी क्रिटिसिज्म पे। क्रिटिसिज्म वही है कि इन्होंने सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव उस पे, हाँ, प्रोडक्ट पे फोकस किया था इन्होंने सबसे ज्यादा, रेदर देन प्रोसेस, ठीक है। क्रिटिसिज्म में अगर बात करें तो इन्होंने किस पे फोकस किया था, प्रोडक्ट पे फोकस किया था, रेदर देन प्रोसेस। और ये भी एक बार पूछा गया, एक ही बार को पूछा गया लेकिन पूछा गया, ठीक है। इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस जो किया था वो किस पे किया था, कि प्रोडक्ट पे ही किया था, प्रोसेस पे नहीं देखा था कि अब जो टीचर्स हैं उनको वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कराना है तो किस प्रोसेस को उन्हें फॉलो कराना है, ठीक है। इस चीज पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। इन्होंने मतलब एक यहाँ पे लिख लो ये पॉइंट भी, इन्होंने ये मॉडल जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया, दिस मॉडल डिड नॉट रिफ्लेक्ट हाउ टीचर्स डेवलप करिकुलम, ठीक है, करिकुलम इन रियलिटी, ठीक है। इन रियलिटी में वो कैसे इस चीज को डेवलप कर पाएंगे, इस मॉडल ने ये चीज नहीं बताई थी यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे प्रोसेस हमारे जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, ये कम्युनिटी की नीड के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कम्युनिटी की नीड क्या है, वो चेंज होती जा रही है, डे बाय डे चेंज हो रही है, हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, प्रोग्रेसिव है, तो उसको रियलिटी में कैसे हम यहाँ पे करा पाएंगे, है ना, ये वाले बारे में बात नहीं किया था, ठीक है। ये जो मॉडल है, दिस मॉडल, यहाँ पे इस मॉडल में होलिस्टिक और जो मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है, इन इसकी बात कही गई थी। दिस मॉडल नीडेड टू बी मोर, दिस मॉडल नीडेड टू बी मोर होलिस्टिक, होलिस्टिक होने की इसको जरूरत है, पूरे एस्पेक्ट पे ध्यान दे और मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट पे काम करे, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल की बात की गई थी, ठीक है। तो ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म है जो आपको याद रखना है। तो टैलर मॉडल में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, मैं बता दे रही हूँ जो जो चीजें मैं बोल रही हूँ सिर्फ इतनी चीजें दिमाग में रखना, ज्यादा क्योंकि इतना बड़ा मॉडल ये है नहीं। टैलर मॉडल में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस ऑब्जेक्टिव पे किया गया था, इसे दिया गया था राल्फ टैलर ने 1949 में दिया था 1949 में से पूछा नहीं गया, लेकिन याद रखना आपको। डिडक्टिव नेचर का था, यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को यूज किया था। इसके लिए इन्होंने तीन सोर्सेस लिए थे यहाँ पे इस मॉडल के लिए, स्टूडेंट को लिया था, सोसाइटी को लिया था, सब्जेक्ट मैटर को लिया था, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बात की थी कि ये मॉडल जो था वो मेजर करता था कि जो भी हमारा एजुकेशनल गोल है, ठीक है, प्रोग्राम का, वो कैसे वो कितना ज्यादा अचीव हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने 4 स्टेप्स के बारे में बात की, जिसमें इन्होंने बोला सबसे पहले क्या करो कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो भी हमारा एजुकेशनल पर्पस है उसको सेलेक्ट करो, उसको सेलेक्ट करने के बाद जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उसको सेलेक्ट करो। तीसरी बात है उन्हें बोला अब उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करो, ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या करना है आपको,
उसको इवेलुएट करना है। बस ये 4 कंसेप्ट को यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद इन्होंने इनका क्रिटिसिज्म में अगर बात करें तो सिंपल से ये ध्यान रखो, इन्होंने प्रोडक्ट पे फोकस किया, प्रोसेस पे फोकस नहीं किया। ये मॉडल रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाया जो टीचर्स हैं वो करिकुलम को डेवलप कैसे कर पाएंगे इन रियलिटी में। ठीक है, रियलिटी में अपने जो रियल क्लासरूम में है इस मॉडल को कैसे वहाँ पे, इस करिकुलम को कैसे वहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी चेंज है, मतलब प्रोग्रेसिव है, वहाँ पे कॉन्सिटेंटली चेंज होती जा रही है, इवॉल्विंग है। तो कैसे इसको रियलिटी में, प्रोसेस की बात नहीं की इन्होंने, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात की। तो इस मॉडल को बहुत ज्यादा होलिस्टिक होने की जरूरत है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, ये वाली सारी बातें यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट आ जाओ स्टेक मॉडल पे, वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करती हूँ ये चीज समझ में आई होगी। रटना बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ दिमाग में रख लो। और इतना छोटा सा मॉडल है, रटने के लिए है भी नहीं कुछ यहाँ पे, और इससे ज्यादा कुछ आपको याद रखने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। स्टेक मॉडल, देखो स्टेक का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहले स्टेक को समझ लो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्टेक को बता दे रही हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी मेरी तो उनको पता होगा। ये पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे, आपके टीचर्स आते हैं, है ना, स्टूडेंट आते हैं आपके, है ना, कम्युनिटी आती है, ये सारे लोग आते हैं हमारे स्टेक्स में। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही हुई कि स्टेक कहने का मतलब क्या है, पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट, कम्युनिटी। ठीक है, हम किसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब ये जो स्टेक मॉडल है इसको भी, इसके भी 2-3 स्टेक रिस्पॉन्सिव मॉडल आता है। ठीक है, स्टेक कॉन्ग्रेंस या फिर कॉन्टिनेंस मॉडल उसे बोल देते हैं। तो ये इनका अलग अलग चीज है। ठीक है, अब ये जो आपका ये जो स्टेक था, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है किस चीज में, डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिव मॉडल। ठीक है, इन्होंने क्या डेवलप किया था, रिस्पॉन्सिव मॉडल, ये नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिव मॉडल डेवलप किया था। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिव मॉडल में इन्होंने किसकी बात की थी, स्टेक होल्डर के बारे में बात की थी कि स्टेक होल्डर कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं उनका, इन्होंने स्टेक होल्डर को यहाँ पे ध्यान में रखा था। ठीक है, तो इन्होंने ये जो भी उनके इश्यूज थे स्टेक होल्डर का, उनके रिस्पॉन्स के बारे में यहाँ पे बात की थी, पहली चीज। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे जब बात करते हैं तो इस चीज में एक चीज यहाँ पे और लिख लो, स्टेक रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट मॉडल हो गया। एक मॉडल आपका और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेंस कॉन्टिजेंसी मॉडल। ठीक है, उसके बाद मैं क्लियर कर देती हूँ है क्या, कॉन्ग्रेंस कॉन्टिजेंसी मॉडल। ठीक है, कॉन्ग्रेंस कॉन्टिजेंसी मॉडल जिसे हम लोग कॉन्टिनेंस मॉडल भी बोलते हैं। कौन सा मॉडल बोलते हैं हम लोग उसे, कॉन्टिनेंस मॉडल भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कॉन्टिनेंस मॉडल। ठीक है, कॉन्टिनेंस मॉडल, यही टर्म आपके लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके स्टेप्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेक मॉडल के स्टेप्स को पूछा नहीं जाता ज्यादातर, और इसमें मतलब इतना ज्यादा कहानी टाइप का है वो, इनके स्टेप में जो स्टेप्स है मैं बता दूंगी अभी, लेकिन उसको इतना दिमाग, मतलब इतना सब समझना है उसको। ठीक है, अब इन्होंने हाँ कॉन्टिजेंसी मॉडल के बारे में बात की थी। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या, आपका जो पहली चीज है मैंने यहाँ पे बोली कि स्टेक मॉडल क्या है आपका, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन किस चीज में रहा है, रिस्पॉन्सिव मॉडल को डेवलप करने के लिए। रिस्पॉन्सिव मॉडल क्या है, रिस्पॉन्सिव मॉडल कहने का मतलब ही क्या है, मतलब क्या है यहाँ पे जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, उनका जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, उनके बारे में बात की गई, उनको इम्पोर्टेंस दी गई। ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम थी, इश्यूज थे, उनको यहाँ पे ध्यान में रखा गया रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट मॉडल में। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा सा, एक मिनट, मैं गेट खोल के आऊँ, आंटी आई है, बस एक मिनट के लिए रुकना, एक मिनट। हाँ, तो ये स्टेक का मॉडल जो था यहाँ पे इन्होंने बोला रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट के बारे में बोला। रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने जो रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट में इनका
स्टेक रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। इसका कहने का मतलब क्या था, यहाँ पे स्टेक होल्डर के जो इश्यूज थे, ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम थी उसको यहाँ पे इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए इन्होंने कई सारे स्टेप्स के बारे में बात की है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले क्या करते थे, कुछ इनके स्टेप्स थे कि जो भी इवैल्यूएटर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, मीट करेंगे क्लाइंट से या फिर स्टाफ से या फिर ऑडियंस से, है ना, जो भी स्टेक होल्डर होंगे उनसे जाके मीट करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप इनका यही है। ये स्टेप मैं रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट के लिए बता रही हूँ। सबसे पहले ये क्या करेंगे, मीट करेंगे, पूरी लाइन में नहीं लिख रही यहाँ पे, ठीक है, जो भी हमारे स्टेक होल्डर होंगे मीट करेंगे स्टेक होल्डर से, ठीक है। देखो रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट में सबसे पहले उनको तो मिलना पड़ेगा ना, उनके इश्यूज को जानने के लिए, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे स्टेप आता है, जो भी इवैल्यूएटर होंगे, ठीक है, वो स्टेक होल्डर से मीट करेंगे। मीट करने के बाद वो क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। अच्छा मैंने शायद यहाँ पे है भी स्टेप, एक मिनट में दिखा देती हूँ, वो पूरे स्टेप्स वहां पे लिखे हुए हैं, देख लो इसे। यहीं पे तो था, स्क्राइबिंग प्रोसेस, अगर नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगी अभी, क्योंकि कुछ स्लाइड्स को मैंने यहाँ पे डाला है, कुछ को नहीं डाला है, वो रह गई दूसरे वाले में। प्रोसेस है, आई थिंक नहीं है, चलो ठीक है, मैं वैसे बता दे रही हूँ आप लोग को, कोई बात नहीं। देखो क्या था, सबसे पहले वो क्या करेंगे इस रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट में, उनका रिस्पॉन्स को डेवलप करने के लिए वो क्या करेंगे, स्टेक होल्डर से मीट करेंगे, ठीक है, मिलने जाएंगे। मिलने के बाद क्या करेंगे, जब मिलेंगे तो इवैल्यूएटर क्या करेंगे, उनके साथ जो भी इवैल्यूएटर होंगे कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप किसी के साथ जब किसी के पास जाते हो मिलने के लिए, ठीक है, उसके पहला स्टेप क्या, आप उसके पास मीट करने जा रहे हो। मीट करने के बाद आप क्या करोगे, डिस्कशन करोगे, ठीक है। डिस्कशन में क्या करोगे, एनालाइज करोगे, उनको ऑब्जर्व करोगे और डिटरमाइन करोगे द स्कोप ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट, ठीक है। डिटरमाइन करोगे, यहाँ पे डिटरमाइन, जो मैं पॉइंट लिख रही हूँ खाली इतना ही इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइन द, वैसे ये मैंने उसमें है जहाँ पे मैंने डिटेल में कराया है वहां पे स्टेप गिवन है। डिटरमाइन द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, सॉरी स्कोप ऑफ डेवलपमेंट नहीं, इवैल्यूएशन, स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन, स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन। अभी मैं एक बार फिर से इसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन, आपने क्या किया, सेकेंड स्टेप में उन स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन किया, डिस्कशन करके करके उनको एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया और ये फाइंड आउट किया कि किस जगह पे किस चीज में हमको इवैल्यूएट करने की उनको जरूरत है, ठीक है। स्कोप ऑफ मतलब जो भी लोग हैं, ठीक है, उनको मतलब कहाँ पे, मतलब किस चीज के लिए हमें इवैल्यूएट करना है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद अब जब ये आपको पता चल गया हमें क्या चीज उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इनको इस यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब इवैल्यूएटर होंगे वो क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे द प्रोग्राम क्लोजली। अब जो भी जिस जगह पे उनको प्रॉब्लम है, जिस प्रोग्राम में उनको प्रॉब्लम है, मैं रिलेट करके आपको बता रही हूँ, ठीक है, उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली, ठीक है। उनके ऑपरेशंस को, उनके अनइंटेंडेड जो गोल है, ठीक है, इंटेंडेड गोल और अनइंटेंडेड जो गोल है, ठीक है, वो सारी चीजों को ये क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद ही क्या करेंगे, जो इवैल्यूएटर है वो डिस्कस करेंगे डिस्कवर करेंगे जो रियल पर्पस है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। डिस्कवर करेंगे, यहाँ पे डिस्कवर करेंगे, डिस्कवर द स्टेटेड एंड रियल पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये वाली सब चीजें कहाँ पे आएंगी, हमारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाएंगी हमारी आइडेंटिफाई द इश्यूज ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। आइडेंटिफाई करेंगे इश्यूज ऑफ द प्रॉब्लम और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कौन कौन से मेथड्स को उनके लिए वहां पे जरूरत है, मेथड्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब उन मेथड्स को सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे डेटा कलेक्शन प्रोसीजर को, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के बाद डेटा कलेक्शन जो प्रोसीजर होगा, उसके बाद लास्ट आता है यहाँ पे, अब उस इंफॉर्मेशन को वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं एक कहानी की तरह समझा दे रही हूँ, ठीक है, ज्यादा इसमें लिखने वाला था नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये आपको सिर्फ समझना है और पूछा कभी नहीं जाता है, मतलब अभी तक तो नहीं ही पूछा गया इस तरह से, वैसे क्योंकि ये पूछने वाला है भी नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो स्टेक मॉडल में इन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट का। रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है, जो भी हमारे स्टेक होल्डर है उनकी जो मेजर इश्यूज है उनको यहाँ पे ध्यान दिया गया, उनको आइडेंटिफाई करने के बारे में बात की, उनके रिस्पॉन्सेज के बारे में बात की गई। तो उसके लिए कोई भी जो इवेलुएटर होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, जो भी हमारे स्टेक होल्डर होंगे उनके पास जाएगा, उनसे मिलेगा, पहला स्टेप ये हो गया, ठीक है। जब मिलेगा उनसे, ठीक है, मतलब उसका इंटेंशन क्या है यहाँ पे, जब वो मिलने जाएगा उनके पास, ठीक है, जैसे मान लो कि आप कोई पॉलिसी है, ठीक है, कोई किसी पॉलिसी के लिए आप किसी कस्टमर के पास जा रहे हो, मान लेते हैं, ठीक है, मैं रिलेट करके आपको उसको समझा रही हूँ उसके स्टेप्स को। कोई पॉलिसी है, ठीक है, आप जा रहे हो किसी कस्टमर के पास, सबसे पहले आप जाओगे, उससे मिलोगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्या है कि हाँ इसको मुझे पॉलिसी देनी है, तो मतलब उसके लिए आप उससे क्या करोगे, डिस्कस करोगे, ठीक है, डिस्कस करोगे, उसकी नीड को देखोगे, उसके इंटरेस्ट को देखोगे और डिटरमाइन करोगे कि कौन सी पॉलिसी इसके लिए बेस्ट रहेगी, मतलब उसको बताने के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, ये वाली सारी चीजें यहाँ पे देखोगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप आता है ऑब्जर्व द प्रोग्राम क्लोजली, या तो उसने मतलब कुछ बताया होगा कि जो भी चीजें मतलब उस पॉलिसी से रिलेटेड रहेगी होगी, उसको आप क्या करोगे, उस प्रोग्राम को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। ऑब्जर्व करने में कहने का मतलब क्या, उसके ऑपरेशंस को, ठीक है, उसके अनइंटेंडेड जो चीजें नहीं हो पाई हैं उन सारी चीजों को आप वहां पे देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा डिस्कवर। अब डिस्कवर कहने का मतलब क्या, जो रियल पर्पस होगा, ठीक है, उसको वहां पे आप स्टेट करके बताओगे, इस प्रोजेक्ट का जो रियल पर्पस है, ठीक है, वो वहां पे आप बताओगे, ठीक है। रियल पर्पस बताने के बाद आपको क्या करना है, आप आइडेंटिफाई करोगे कि उसके लिए क्या उसको इश्यूज आ रहे हैं, क्या उसकी प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें, ठीक है। देन आप उसके अकॉर्डिंग उसके लिए कुछ मेथड्स को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जो भी डेटा डिजायर्ड होगा वो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, उन डेटा कलेक्शन जो है, वो जो डेटा कलेक्शंस है, ठीक है, डेटा कलेक्शन जो प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको प्रिपेयर कर दोगे, फॉर ट्रायल्स बोल देते हैं उसे, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें हैं। अब ये स्टेप को सिर्फ समझना था जो मैंने बोला है, ठीक है, इसे पूछा नहीं जाता है स्टेक मॉडल में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कॉन्ग्रेंस कॉन्टिजेंसी मॉडल। कॉन्ग्रेंस कॉन्टिजेंसी मॉडल में कहने का मतलब क्या है, कांग्रेस कॉन्टिजेंसी को तो ऐसा समझो, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी देखो कॉन्ग्रेंसी कहने का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी, है ना। कॉन्ग्रेंस कहने का मतलब क्या होता है, मैथ्स के टर्म में सिमिलर, सिमिलर चीजों के बारे में बात की जाती है, इसको यहाँ पे समझ लो। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है, यहाँ पे कॉन्टिनेंस मॉडल में जो हमारा ये कॉन्टिनेंस मॉडल है, कॉन्टिनेंस मॉडल है, यहाँ पे सिर्फ इतना है, यहाँ पे जो हमारी फाइंडिंग होती है कॉन्टिजेंसीज की अमंग द एंटीसीडेंट ट्रांजेक्शन एंड आउटकम, ठीक है। देखो तीन चीजें आती हैं, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे पड़ा हुआ है एंटीसीडेंट्स, एक मिनट रुको मैं देख लूँ, रुको, या नहीं पड़ा है, एक बार मैं चेक कर लूँ, क्योंकि मैंने एंटीसीडेंट्स वगैरह के बारे में बात की है, अगर होगा तो मिल जाएगा यहाँ पे, नहीं तो फिर पिक्चर्स के थ्रू समझाया था मैंने, ये नहीं है यहाँ पे। टाइलर स्क्रिवन, आई थिंक मुझे लग रहा है दूसरी वाली स्लाइड में चला गया है वो, चलो कोई नहीं, मैं यहीं पे समझा रही हूँ। एंटीसीडेंट्स, ठीक है, एंटीसीडेंट्स होते हैं आपके, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, ट्रांजेक्शन होता है। ये जो हमारा मैं ये जो मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ा रही हूँ, एक बार प्लीज जाके जो करिकुलम की मेरी प्लेलिस्ट है वहां पे जाके एक बार इसको फिर से देख लेना आप लोग, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में उसको बहुत सही से समझाया, आपको तुरंत का तुरंत याद भी हो जाएगा वहां पे, है ना। तो एक बार को देख लेना अगर मौका लगे आपको। और आउटकम, इन सबको एंटीसीडेंट और ट्रांजेक्शन को मैंने पिक्चर्स के थ्रू वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हमें क्या करना होता है यहाँ पे, जो
कॉन्टिजेंसीज कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो तीनों चीजें हैं इनके बीच में हमें कॉन्ग्रेंसी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? कॉन्ग्रेंसी हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ग्रेंसीज को देखा जाता है। एंटीसीडेंट कहने का मतलब क्या है? एंटीसीडेंट होते हैं बिफोर द ट्रीटमेंट बिगिन। बिफोर द ट्रीटमेंट बिगिन मतलब ट्रीटमेंट देने से पहले वाली कंडीशन। बिफोर द ट्रीटमेंट बिगिंस, ठीक है, वो वाली कंडीशंस यहाँ पे आती है। मतलब स्टूडेंट का एटीट्यूड आ जाएगा यहाँ पे, है ना, उसका अचीवमेंट लेवल आ जाएगा, उसका अटेंडेंस आ जाएगा, टीचर का एटीट्यूड आ जाएगा, कितने साल का उसको एक्सपीरियंस है, टीचर का बिहेवियर कैसा है ना, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो जो जो मैंने बोला है वो आप लिख भी लेना, ठीक है। एंटीसीडेंट कहने का मतलब क्या है? ट्रीटमेंट देने से पहले हम क्या देखेंगे? बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, बच्चे का अचीवमेंट लेवल कैसा है, टीचर के पास कितना एक्सपीरियंस है, टीचर का एटीट्यूड कैसा है ना, ये वाली सारी चीजें आती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में क्या होता है हमारा? ट्रांजेक्शन में होता है जो भी हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन कहने का मतलब क्या है? इंटरेक्शन करना एक दूसरे के साथ। इंटरेक्शन किसके बीच में होता है? स्टूडेंट के बीच में होता है, टीचर्स के बीच में होता है, जो मटेरियल है और किसी इन्वायरमेंट में हो रहा होता है, ठीक है। ये इन्वायरमेंट कौन सा है? टीचिंग लर्निंग का, ठीक है। टीचिंग लर्निंग एक प्रोसेस चल रही है जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर और उनके साथ साथ जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसके बीच में क्या चल रहा होता है? एक इंटरेक्शन चल रहा होता है, तभी तो ट्रांजेक्शन हो पाएगा। तो ये वाली चीज आती है। फिर आता है आउटकम। आउटकम कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो कॉन्सिक्वेंस आया, जो हमारा प्रोडक्ट आया है, ठीक है, जो हमारा आउटकम या रिजल्ट आया है उसके बारे में बात की जाती है। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस ऑफ एजुकेशन बोल सकते हो या फिर रिजल्ट्स बोल सकते हो, जिसमें जो भी मतलब स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी रही, है ना, उसका अचीवमेंट कैसे रहा, तो ये वाली सारी चीजें आती हैं। तो ये जो हमारा जो ये कॉन्ग्रेंस कॉन्टिजेंसी मॉडल है, ठीक है, इसी को हम लोग कॉन्टिनेंस मॉडल बोल देते हैं, जिसका प्रिंसिपल वे सिर्फ इतना है, प्रोसेसिंग द डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएट डाटा। मतलब यहाँ पे जो कॉन्टिजेंसीज निकालते हैं, कॉन्टिजेंसीज किसके बीच में हम निकालते हैं? एंटीसीडेंट, ट्रांजेक्शन और आउटकम के बीच में। एंटीसीडेंट क्या होता है? बिफोर द ट्रीटमेंट बिगन ट्रीटमेंट देने से पहले। इन सब के बीच में हम कॉन्ग्रेंस निकालते हैं, ठीक है, सिमिलर मतलब कितना ज्यादा मतलब आपस में मेल खा रहे हैं, ये वाली चीज बोली जाती है यहाँ पे, ठीक है। बिफोर द ट्रीटमेंट गिवन हम देखेंगे टीचर का एटीट्यूड कैसा है, बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, ये सारी चीजें आती हैं यहाँ पे। ट्रांजेक्शन कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे स्टूडेंट है, टीचर है, उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है एक इन्वायरमेंट में। ये ध्यान रखना, इन्वायरमेंट में यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, ठीक है। फिर आउटकम में कि क्या उनका रिजल्ट आया है, ये वाली सारी चीजें आती हैं। क्लियर है बात? उम्मीद करती हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक बार इसको यूनिट 5 के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे मैंने करिकुलम इवैल्यूएशन का, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, आई थिंक 30 मिनट का ही होगा, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, तो एक बार वहां पे वो जाके देख लेना, ठीक है। और मैं एक चार्ट और यहाँ पे बना दे रही हूँ, ठीक है, इसको भी बना लेना। देखो, करिकुलम डेवलपमेंट, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और करिकुलम इवैल्यूएशन, ऐसी चार्ट में मैंने वहां पे भी समझाया है, इसी से मिलता जुलता है। जब हम बात करते हैं जो इंटेंडेड एंटीसीडेंट्स, ठीक है, इनके बीच में कॉन्ग्रेंस होना चाहिए, और जो ऑब्जर्व एंटीसीडेंट हो, इनके बीच में क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रेंस होना चाहिए, ठीक है, एक जैसे हो, मिलते जुलते हो, ये वाली चीज, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आ जाओ, जो हमारा इंटेंडेड ट्रांजेक्शन है, इंटेंडेड जो ट्रांजेक्शन है उनके बीच में, और ऑब्जर्व्ड जो ट्रांजेक्शन है, जो हमारा इंटेंडेड है, जो हम चाहते हैं और जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रेंस होना चाहिए, ठीक है। ये वाली बात बोला जा रहा है, यही आपका कॉन्टिनेंस मॉडल है। उम्मीद करती हूँ आप समझ में आ गया होगा। और इंटेंडेड जो आउटकम है, ठीक है, उनके बीच में, और जो ऑब्जर्व्ड आउटकम है
उनके बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, ये वाली बात है। ठीक है, बस इतनी चीजें आपको दिमाग में यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ के अगर देखा जाए, अगर हम स्टेक मॉडल में बात करें तो 3 कैटेगरी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बीच में हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं, दैट इज एंटीसीडेंट, ट्रांजैक्शन एंड आउटकम। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंस कंप्लीट हो गया। फिर आता है स्क्राइबन का गोल फ्री। ठीक है, अब पीछे नहीं जाएंगे, स्क्राइबन का है तो वहां पे, लेकिन यहीं पे कर लेते हैं, तो टाइम अभी हम लोग को वो भी करना है, 5D भी करना है, इसलिए पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, एक बार आप उस वीडियो को जरूर से देख लेना, बहुत छोटे में मैंने समझाया, 30 मिनट से ज्यादा शायद नहीं है वो। ठीक है, तो एक बार चाहो तो टाइम हो तो देख लेना, अदरवाइज यहीं पे। ठीक है, स्क्राइबन में क्या है, इन्होंने गोल फ्री मॉडल बोला। ठीक है, इसको उनका पूरा नाम क्या था, माइकल, कई बार पूछा गया है। ठीक है, आप लोग अगर कर रहे होगे PYQ तो उम्मीद करती हूँ रिलेट कर पा रहे होगे इस चीज को। ठीक है, माइकल स्क्राइबन ने दिया था, इन्होंने सबसे बोला कि गोल फ्री होना चाहिए, मतलब जो भी हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस हो, ठीक है, उसमें कोई गोल मत डिसाइड करो। ठीक है, गोल वहां पे डिसाइड करने के बारे में बात नहीं की, इन्होंने बोला जो भी हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस होना चाहिए वो बिल्कुल गोल फ्री होना चाहिए। ठीक है, पहले से प्री डिफाइन यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, पहले से हम गोल को डिसाइड करके उस पर काम ना करें। इन्होंने ये वाली बात बोली थी, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। स्क्राइबन मॉडल को गोल फ्री मॉडल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, कि इन्होंने बोला कि पहले से डिसाइडेड कोई भी गोल नहीं होने चाहिए। सबसे पहले आप लर्नर की नीड को देखो, लर्नर के इंटरेस्ट को देखो, उसके बाद गोल को डिसाइड करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले से डिसाइड कर लोगे कि हमारा ये गोल है पर्टिकुलर, हमने एक प्री डिफाइंड हमारा गोल है, तो वहां पे क्या आती है, बायसनेस आ जाती है, वहां पे क्या आ जाती है, बायसनेस आ जाती है। तो इस बायसनेस को रिमूव करने के लिए इन्होंने क्या बोला, कि गोल फ्री मॉडल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये वाली चीज इन्होंने बोली। तो इन्होंने बोला जो भी इवैल्यूएशन हो वो कैसा होना चाहिए, गोल फ्री इवैल्यूएशन होना चाहिए। ठीक है, इसको सिंपल से ऐसी कहानी से समझ लो, बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियली जो भी गोल हो वो स्टेटेड ना हो। ठीक है, ऑफिशियली मतलब कोई भी जो गोल है, ठीक है, जो भी गोल हो वो स्टेटेड नहीं होने चाहिए पहले से। ठीक है, प्री डिफाइंड गोल नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्री डिफाइंड गोल नहीं होने चाहिए, इन्होंने ये वाली बात की। ठीक है, स्क्राइबन के मॉडल में इन्होंने बोला अगर प्री डिफाइंड गोल नहीं होंगे तो जो भी हमारे इवैल्यूएटर होंगे वो कैसे होंगे, अनबायस्ड होंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे होंगे, अनबायस्ड होंगे। सबसे पहले इवैल्यूएटर का जो भी यहाँ पे मतलब स्क्राइबन मॉडल में जो भी इवैल्यूएटर है वो क्या करे, कंसिडर करें कि जो लर्नर्स हैं, हम एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जो भी लर्नर्स हैं उनकी क्या नीड है, जो स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जो भी कम्युनिटी है उनकी नीड्स क्या है, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई सबसे पहले। ठीक है, जो भी अनइंटेंडेड इफेक्ट्स हैं, हाँ इसको लिख सकते हो, जो प्रोफाइल नीड्स है, ये वर्ड को, प्रोफाइल नीड्स फॉर द ग्रुप सर्व्ड बाय गिवन प्रोग्राम, सिर्फ इतना ध्यान रखो। मतलब प्रोफाइल नीड कहने का मतलब क्या है, कि यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा, कि हमारे जनरेटिंग प्रोफाइल नीड फॉर द ग्रुप, जो भी ग्रुप है उसकी नीड क्या है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उनके बारे में यहाँ पे बात करो, पहले वो चीज डिसाइड करो। ठीक है, क्या नीड है, फिर जब उनकी नीड इंटरेस्ट उनका पूरा प्रोफाइल जब आप एक बार देख लो कि हाँ ये चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है, सारी चीजें आपने क्या की, एक ग्रुप है उस ग्रुप की आपने पूरी प्रोफाइल को चेक कर लिया कि ये दिक्कत है यहाँ पे, ये यहाँ पे एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये इंटेंडेड है या ये अनइंटेंडेड इफेक्ट है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देख ली। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे जो भी अनइंटेंडेड इफेक्ट है, ठीक है, जो भी अनइंटेंडेड इफेक्ट है उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करोगे। अनइंटेंडेड इफेक्ट और इंटेंडेड इफेक्ट कहने का मतलब क्या है, इंटेंडेड जो चीजें आप चाहते हो, और अनइंटेंडेड जो आप चाहते थे जो वो नहीं हुआ है, अनइंटेंडेड अभी नहीं हुआ है, वो चीजें रह गई हैं, होना बाकी है। ठीक है, तो वो वाली चीज उन पे हम क्या करेंगे, उनको यहाँ पे जो अनइंटेंडेड इफेक्ट आपने प्रोफाइल में से निकाले हैं उसको आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस दोगे। ठीक है, बात समझ में आई।
तो गोल फ्री जो इवैल्यूएशन है वो एक तरीके से सप्लीमेंट की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है, गोल बेस्ड इवैल्यूएशन में, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या है, इसमें जो हमारे जो इवैल्यूएटर होंगे वो बायस्ड नहीं हो पाएंगे, सबसे पहला बेनिफिट, ठीक है। और वो क्या करेंगे, पूरे प्रोग्राम को, ठीक है, जो भी मतलब जो भी आपका ग्रुप होगा, ठीक है, उसके पूरे एस्पेक्ट को देखेंगे, पूरे एस्पेक्ट को, मतलब होलिस्टिक अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ जैसे आप पहले से अगर गोल डिसाइडेड है कि आपको सिर्फ अचीवमेंट को ही यहाँ पे कंसिडर करना है तो खाली उन्हीं बच्चों को ले लेंगे वो खाली, या डिसेबल्ड बच्चों को ही यहाँ पे देखना है आपको तो उन्हीं बच्चों को ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई गोल नहीं है, तो ये होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो रेंज होगा ना वो बहुत ज्यादा वाइड होगा, ठीक है, जो रेंज होगा वो बहुत ज्यादा वाइड होगा। तो ये सारी चीजें आपके स्क्राइवन के गोल फ्री मॉडल में थी। इसके लिए इनको इनका जो क्रिटिसिज्म था वो सिर्फ यही क्रिटिसिज्म था कि जब हमको पता नहीं होता है, ठीक है, पहले से प्री डिफाइंड अगर हमारे पास कोई गोल नहीं है, ठीक है, जो भी इवैल्यूएटर उनके पास कोई भी प्री डिफाइंड गोल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो उसको वो हो सकता है वो मिस कर जाए, ठीक है, हो सकता है वो मिस कर जाए, ठीक है। तो ये वाली चीजें यहाँ पे आ जाती है, इसलिए इनका ये क्रिटिसिज्म भी था कि यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज भी आ सकती है, ठीक है, नॉलेज की कमी भी हो सकती है, पूरी तरीके से थ्योरी हो सकता है डेवलप ना हो पाए, जो भी थ्योरी उन्होंने डेवलप की हो सकता है काफी सारी चीजें मिस कर गई हो, ठीक है। अगर हमें पहले से पता होता कि एक हमारा गोल है कि नेट को हमें क्लियर करना है तो हम अकॉर्डिंगली उसका सिलेबस निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने नेट को हमको क्लियर करना है और हम पढ़ने लगे नीट का सिलेबस, ऐसा तो नहीं होता है ना। हम क्या करते हैं कि नेट को अगर हमें क्लियर करना है तो नेट का ही सिलेबस निकालते हैं और हर एक यूनिट को उसके अकॉर्डिंगली ही हम प्रिपेयर करते हैं, तो हमारा पहले से गोल फिक्स है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई गोल नहीं था, ठीक है, इन्हें क्या करना है, एक ग्रुप में जाना है, उनके हर एक एस्पेक्ट को देखना है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें भी आई, लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकती है यहाँ पे इवैल्यूएटर की, या फिर यहाँ पे कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इफेक्ट होंगे जो हो सकता हो मिस कर जाए, मे बी मिस्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें यहाँ पे स्क्राइवन के गोल फ्री मॉडल में आई थी, ठीक है। तो ये इनका क्रिटिसिज्म था। नेक्स्ट आ जाते हैं किर्कपैट्रिक, RLBR, सिंपल सा आपको यहाँ पे याद रखना है, ज्यादा कुछ याद करना ही नहीं इसमें। किर्कपैट्रिक, यही है ना, किर्कपैट्रिक मॉडल, ठीक है, बहुत इजी मॉडल है और बहुत सभी मॉडल्स में देखा जाए तो ये वाला मॉडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसे 4 लेवल मॉडल ऑफ लर्निंग इवैल्यूएशन भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द 4 लेवल मॉडल ऑफ लर्निंग इवैल्यूएशन, ठीक है, ये भी बोला जाता है। ये एक बेस्ट नोन मॉडल है, ठीक है, इसे बेस्ट मॉडल बोला जाता है, बेस्ट नोन मॉडल बोलते हैं, बेस्ट है ये, ठीक है, बेस्ट नोन मॉडल है ये, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे 4 लेवल की बात बारे में बोला जा रहा है। 4 लेवल कौन कौन से, RLBR, ठीक है, RLBR ऐसे याद भी रखना है आपको, RLBR, RLBR पिक्चर्स के थ्रू मैंने समझाया है, स्लाइड्स में देख लेना उसको। रिएक्शन, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, रिएक्शन, ध्यान रखना, पहले ये आएगा, उसके बाद ये स्टेप्स में आते हैं आपके, ठीक है। RLB, हाँ ठीक है, सही है, बोल सकते हो। रिएक्शन, ठीक है, लर्निंग, मैं यही सजेस्ट करूंगी इन वीडियोस को एक बार आप वहां पे भी देख लेना, बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया है यहाँ पे, वहां पे, ठीक है, यहाँ पे भी वो समझाया लेकिन वहां पे स्लाइड के थ्रू होता है तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाता है, बस यही फर्क है। जो पॉइंट यहाँ पे है वो पॉइंट वहां पे भी है, ठीक है। और यहाँ पे आता है रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट कभी कभी लिख के आता है, कभी कभी इवैल्यूएट भी करके आता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इवैल्यूएट करते हैं हम रिजल्ट को, ऐसे लिख लो इसको, कंफ्यूज ना हो जाओ, इवैल्यूएट करते हैं यहाँ पे हम रिजल्ट को, ठीक है। अब वन बाय वन हम समझ लेते हैं, मैं इसको सिर्फ समझा दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको समझना जरूरी है यहाँ पे ये होता क्या है, ठीक है। देखो, जब हम रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, रिएक्शन कहने का मतलब ही क्या है, आप कैसे रिएक्शन पता कर पाओ, किसी प्रोग्राम के लिए आपको कुछ फीडबैक चाहिए तो रिएक्शन चाहिए तो क्या करोगे, क्वेश्चंस पूछोगे, जो भी ट्रेनी होंगे या फिर जो भी स्टूडेंट होंगे उनसे क्वेश्चंस पूछोगे, उनसे पूछोगे कि क्या
इस ट्रेनिंग में जो भी ट्रेनिंग आपकी चल रही है, जो भी यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग चल रही है, उसमें आपको क्या क्या चीजें समझ में आई है ना। कि उनसे ये पूछोगे कि डिड यू थिंक दैट इट वाज सक्सेसफुल, क्या ये सक्सेसफुल रहा है, ठीक है, ये वाली सारी चीजें। मतलब आप क्या करोगे, जो भी स्टूडेंट होंगे उनसे क्वेश्चन आंसर करवा करके आप उनसे रिएक्शन लोगे, उनका फीडबैक मतलब रिएक्शन वो प्रतिक्रिया लोगे उनकी, ठीक है, उनकी प्रतिक्रिया जानोगे। यहाँ पर रिएक्शन कहने का मतलब सिंपल सा यही है, आप क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है, उस प्रोग्राम से रिलेटेड कि हाँ ये इनका ये प्रोग्राम था, उसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या था या फिर वीकनेस क्या थी, इस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें आपको समझ में आई है, क्या हेल्पफुल रहा आपके लिए कि नहीं रहा, ये वाली सारी चीजें। जैसे मैं पूछती हूँ लास्ट में बोलती हूँ ना कि ये सेशन आपके लिए उम्मीद करती हूँ हेल्पफुल रहा होगा, जैसे लाइव होता तो आप लोग हो सकता है आंसर भी करते, है ना। तो जैसे ये होता है कि पूछा जाता है कि हाँ कि आपका रिएक्शन यहाँ पे दे, प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये वाली चीज है यहाँ पे। फिर आता है लर्निंग। लर्निंग में क्या होता है, यहाँ पे लर्निंग कैसे होती है, जब हमारी नॉलेज इंक्रीज करती है, यहाँ पे नॉलेज इंक्रीज करती है, स्किल का डेवलपमेंट होता है, जो भी स्किल है वो इम्प्रूव होती है, एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये जो लर्निंग होती है ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल मेथड भी हो सकते हैं। लर्निंग में फॉर्मल मेथड्स का भी यूज हो सकता है और इनफॉर्मल मेथड्स का भी यूज हो सकता है, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। अब आता है बिहेवियर। बिहेवियर का और ट्रांसफर। बिहेवियर ट्रांसफर कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है यहाँ पे, देखो हमारी लर्निंग कब होती है, जब हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक क्लास में कोई टॉपिक सीखा, क्लास 6 में मान लेते हैं, क्लास 6 में मैं सिर्फ बेसिक एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ यहाँ पे क्लास, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्लास 6 में मैंने कोई टॉपिक सीखा, अगर मैं उसको क्लास 7th में फिर उसी टॉपिक को और अच्छे से मतलब उस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज कर पा रही, तो ये क्या हुआ, मेरी लर्निंग ट्रांसफर हुई ना, ठीक। उसी जगह एक और एग्जांपल, क्लास 6 में कोई मैंने मैथ्स का टॉपिक पढ़ा और उसको मैंने रिलेट कराया क्लास 6 के ही फिजिक्स के टॉपिक के साथ, ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ। और उसी तरह फिजिक्स का मैंने कोई चैप्टर का कोई चीज पढ़ा, ठीक है, फिजिक्स या कंबशन कंबशन केमिस्ट्री में जैसे मैंने पढ़ा, उसकी मैंने कंसेप्ट को अपने रियल लाइफ में उसको यूज किया, उसका कंबशन के कंसेप्ट को, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे बिहेवियर में चेंज आया, ट्रांसफर हुआ, तो ये वाली चीज बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सिर्फ मतलब यहाँ पे इतना है, ठीक है। पार्टिसिपेंट का यहाँ पे एटीट्यूड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पार्टिसिपेंट एक लेवल से दूसरे लेवल पे यहाँ पे जाता है, ठीक है, एक लेवल से यहाँ पे दूसरे लेवल पे जाता है, मतलब मास्टरी गेन करता है यहाँ पे, ठीक है। देन आता है आपका बिहेवियर के बाद आता है आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। रिजल्ट में क्या होता है आपका, ये फाइनल लेवल होता है, यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा रिजल्ट था, ठीक है, पार्टिसिपेंट का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। और ये और एक चीज यहाँ पे ये देखते हैं, जब रिजल्ट को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और ये भी देखते हैं कि अगर मतलब उन्हें इस प्रोग्राम में और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या फिर नहीं है, ये भी चीजें यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, RLPR आपका किर्कपैट्रिक मॉडल है, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। लेवल 1 इसको ऐसे भी बना लो, यहाँ पे स्टार्टिंग हमेशा यहाँ से होती है लेवल 1 से, ठीक है। लेवल 1 आपका रिएक्शन, लेवल 2 आपका लर्निंग, लेवल 3 आपका बिहेवियर ट्रांसफर और लेवल 4 आपका हो जाता है रिजल्ट निकालना या फिर इवेलुएट करना, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये सारे मॉडल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो और आज फिर हमारा अपना टॉपिक जो है डी सेक्शन, वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। अब मीनिंग एंड टाइप से करिकुलम चेंज, ये सारी चीजें देखते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। अब बात करते हैं करिकुलम चेंज की, थोड़ा मैं जल्दी करूंगी इसको। करिकुलम चेंज के बारे में, करिकुलम चेंज कहने का मतलब क्या है, सिर्फ पॉइंट में लिखेंगे यहाँ पे। करिकुलम चेंज कहने का मतलब क्या है, जब हम क्या करते हैं, कोई न्यू चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, अल्टरेशन, ठीक है। यहाँ पे टर्म आता है ये अल्टरेशन, ध्यान रखना, ठीक है, ये करिकुलम में ही आता है, अल्टरेशन होता है, ठीक है। जब करिकुलम को हम कुछ डिफरेंट वे में बनाते हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंट वे में हम बनाते हैं, ठीक है, कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं, करिकुलम चेंज में आती हैं। न्यू कंटेंट को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती है, करिकुलम में आती है। करिकुलम चेंज कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है करिकुलम का, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, ठीक है।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करिकुलम होता है, ठीक है। ये जो भी करिकुलम चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग, लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग, जो सोसाइटी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, चेंजिंग सोसाइटी के अकॉर्डिंग होगा। ये वाली सारी चीजें किसमें आती है, हमारी करिकुलम चेंज में आती हैं, ठीक है। अब करिकुलम चेंज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार कोई क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स की करिकुलम में, तो सबसे पहले आता है आपका, यहीं पे लिख लो, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी है, एक ही चीज से ही समझ जाओगे। फिर आता है आपका अल्टरेशन, ये कोई स्टेप नहीं है कि ऐसा नहीं है कि स्टेप में है, मैंने सिर्फ लिख दिया है खाली। अल्टरेशन, अल्टरेशन के बाद आता है परचुर्बेशन, ठीक है। परचुर्बेशन का मतलब गड़बड़ी कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाओ रीस्ट्रक्चरिंग, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, जो आपका 5 का डी है, मैं वहीं से क्वेश्चंस यहाँ पे लूंगी, उसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक है वो भी मैं यहाँ पे करा दूंगी लगे हाथ। वैल्यू ओरिएंटेशन, वैल्यू ओरिएंटेशन, ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं, कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। सब्स्टिट्यूशन, देखो सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब क्या है, जब हम क्या करते हैं इसमें, देखो इसको कैसे पूछा गया है, मतलब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, क्या लाइन से बोलते हैं, ओल्ड बुक में एक इसमें आता है उस तरह से, क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूट करते हैं न्यू टेक्स्ट बुक को फॉर एन ओल्ड वन, ठीक है। इस तरह करके आपकी पीवाईक्यू में पूछा गया है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट न्यू टेक्स्ट बुक फॉर एन ओल्ड वन। देखो जैसे सब्स्टिट्यूशन नहीं लगता है स्कूल में, हमारी पहले से जो टीचर्स होती हैं वो अगर छुट्टी पे चली गई हुई है तो उनके पीरियड में किसी और टीचर को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, बस वही है, मतलब ओल्ड के लिए हम नए वाले को सब्स्टिट्यूट करा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ इससे यही से याद रखना है, ठीक है। अल्टरेशन की बात करते हैं, अल्टरेशन कहने का मतलब क्या है, कोई भी न्यू कंटेंट, आइटम या फिर मटेरियल को जब हम क्या करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में ऐड करते हैं, मतलब कोई भी जो न्यू नॉलेज है या फिर न्यू कंटेंट जो है, ठीक है, उसको हम क्या कराते हैं, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, ठीक है, वहां पे हम क्या कराते हैं ऐड कराते हैं, तो ये क्या होता है हमारा अल्टरेशन होता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही याद रखना, ज्यादा नहीं आपको यहाँ पे याद रखना। सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट करते हैं न्यू टेक्स्ट बुक को फ्रॉम एन फॉर एन ओल्ड वन, वहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हटा देते हैं, ओल्ड को ओल्ड की बजाय नए को यहाँ पर डालते हैं। अल्टरेशन में हम क्या करते हैं, नए कंटेंट को पुराने में जोड़ देते हैं, ठीक है। और परचुबेशन कहने का मतलब क्या है, परचुबेशन कहने का मतलब सिंपल सा यही है, इसका अच्छा देख लो पहले, अल्टरेशन में क्या हो सकता है, जैसे आप लोग जैसे ग्राफ पेपर यूज करते हो ना मैथमेटिक्स में, है ना, ग्राफ पेपर यूज करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अल्टरेशन कैसे कर सकते हैं, हम ग्राफिक कैलकुलेटर का वहां पे यूज करें, जो ग्राफिक कैलकुलेटर आता है वो यूज करने लगे वहां पे, है ना, तो ये चीज है वहां पे, ठीक है। परचुरेशन कहने का मतलब क्या है, देखो सिंपल सा, जैसे आपका कोविड आया था तो वहां पे क्या हुआ था, आज के टाइम में सब लोग डिजिटली पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें ऑनलाइन आ गई है, ठीक है। तो क्या हुआ कि कई सारे टीचर्स थे, उनको इस चीज को हैंडल करने में दिक्कत हुई, है ना, तो ये चीज आती है यहाँ पे परचुर्बेशन को, और एक मतलब कोई न्यू सिचुएशन में एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, फिर बाद में उनको धीरे धीरे वो फिर उस चीज में एडजस्ट कर जाते हैं। लाइक ऐसे भी देख सकते हो इसको कि किसी नए टीचर को कोई नया शेड्यूल दे दिया गया, कोई नए सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दे दिए गए, तो जब पहली बार कोई नया सब्जेक्ट या फिर कोई नया उसका टाइम टेबल बना के दे दिया गया, तो पहली बार में उसको दिक्कत होगी ना उस चीज को करने में, ठीक है। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा उसमें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। आज के टाइम में सारे टीचर्स हो, चाहे पुराने टीचर्स हो नए टीचर हो, सब ऑनलाइन पढ़ा रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनिशियल डेज में दिक्कतें हुई थी। इनिशियल जो परचुर्बेशन कहने का मतलब क्या है, इनिशियली आपको शुरुआती दौर में आपको दिक्कत होगी, उसके बाद आप उसी के अकॉर्डिंग ढल जाओगे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है परचुर्बेशन में, मतलब हमारे प्रोग्राम में कुछ इंटरप्ट हो जाए, जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में कुछ मतलब दिक्कतें आती हैं, कुछ गड़बड़ियां होती हैं, जिसको फिर लेकिन बट लेटर
बाद में वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे हम उसके यूज टू हो जाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। आज के टाइम में हर टीचर पढ़ा रहा है और बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है उस चीज को, ठीक है। तो ये है परचुरेशन। रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग कहने का मतलब है जब पूरे सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करने की बात की जाती है, पूरे स्कूल सिस्टम को ही रीस्ट्रक्चर करने की बात की जाती है, होल स्कूल सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करते हैं, जितने भी चेंजेस हो पूरे स्कूल के सिस्टम पे किया जाता है, ठीक है। लाइक आपका कोई न्यू करिकुलम बना दिया जाए, न्यू करिकुलम को डेवलप करना, कोई नए कंसेप्ट को अडॉप्ट कर लेना, को करिकुलर एक्टिविटीज को अडॉप्ट कर लेना, तो ये वाली सारी चीजें जो पूरे होल स्कूल में अप्लाई होती हैं आपकी, ठीक है। वैल्यू ओरिएंटेशन कहने का मतलब क्या है, वैल्यू ओरिएंटेशन मतलब वैल्यूज को, जो भी टीचर्स हो, जो भी स्कूल्स हो, वो क्या करें, वैल्यूज को इनकलकेट करे बच्चों के अंदर, ठीक है। वैल्यूज में वैल्यूज यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। जो भी एजुकेशन हो वो वैल्यूज रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें कहाँ पे आती है, वैल्यू ओरिएंटेशन में आती है, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ द करिकुलम चेंज जो आपको याद में रखने हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, अल्टरेशन, परचुरेशन, रीस्ट्रक्चरिंग और वैल्यू ओरिएंटेशन। देखो इसके नाम इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने बताया है खाली सिर्फ उसको याद में रखना, उसको लिखना नहीं है वहां पे, ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन में ही आते हैं ये भी आपके, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं, तीन टाइप के चेंजेस और होते हैं यहाँ पे। कौन कौन से होते हैं, कई सारे चेंजेस होते हैं, 3 टाइप्स के चेंज और हैं, वो भी देख लो कौन कौन से हैं। एक होता है प्लांट, ठीक है। एक होता है कोरेशन। देखो कोरेशन कहने का मतलब क्या होता है, दबाव, ठीक है। प्लांट करने का मतलब, प्लांट को हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब पहले से प्लान है, नियोजित है ना। इंटरैक्शन चेंज, अब मैं आप लोग के ये एग्जाम हो जाएंगे, अभी कुछ ही दिनों में शायद हो भी जाए, हफ्ते भर में ही शायद हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो जून को टारगेट करेंगे, ठीक है, जो जून का हमारा एग्जाम होगा 2023 वाला, उसमें मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों की स्लाइड्स को ऐड करके पढ़ाऊंगी, ठीक है। कई सारे लर्नर्स हैं जिनको इंग्लिश खाली हिंदी मीडियम से भी है वो, ठीक है, तो उनके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को यहाँ पे यूज करूंगी, ठीक है। जैसे अभी रिवीजन सीरीज में वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं बाइलिंगुअल ही बोलती हूँ, लेकिन स्टिल आप लोग हिंदी में भी जरूरी है, ठीक है। तो इस वजह से तो मैं वो चीज आपको, जैसे ही आपका ये एग्जाम कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग पूरा जो ये आपका सिलेबस है पेपर 2 एजुकेशन का, एक एक यूनिट को हिंदी और इंग्लिश दोनों काफी कुछ यूनिट्स को मैंने करा रखा हुआ है, जो मैंने नहीं कराया उसको मैं डिटेल में स्लाइड्स में कराऊंगी वहाँ पे, ठीक है, जिसमें हम लोग बाइलिंगुअल ही चलेंगे। देखो प्लांट होता है, कोरेशन होता है और इंटरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। मैंने कोशिश की है, मैं सारी यूनिट तो कवर नहीं करवा पाई हूँ, लेकिन जितनी मैं करा सकती थी, क्योंकि टाइम बहुत कम था इसलिए नहीं करा पाई हूँ। तो आगे वाला जो एग्जाम होगा वहां पे मैं पूरा सिलेबस को कवर करा पाऊँ, मैं कोशिश करूंगी इसकी, ठीक है। प्लान चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कहने का मतलब है दबाव, और इंटरेक्शन चेंज हो गया। प्लांट चेंज कहने का मतलब क्या है, ठीक है। प्लांट चेंज, देखो प्लांट चेंज मतलब कोई चीज जहां पे इक्वल पावर होती है, मतलब इक्वल पावर कहने का मतलब है कि सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, सभी की जो नीड्स होती हैं, मतलब यहाँ पे क्लियर होता है कि सबको क्या चाहिए, व्हाट एवरीवन नीड्स टू डू, लोग क्या करना चाहते हैं, किस टाइप का चेंज वो चाहते हैं, मतलब इक्वल पावर होती है यहाँ पे, सभी के ओपिनियन को लिया जाता है। इस चीज यहाँ पे क्या होता है, सभी के ओपिनियन को लिया जाता है, वो मतलब क्या चेंजेस जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, ठीक है, जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या चेंजेस को चाहते हैं, मतलब पीपल की जो वॉइस होती है उनको इक्वालिटी दी जाती है, ये वाली चीज आती है प्लांट में, ठीक है। कोरेशन में बात की जाती है, यहाँ पे क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, पावर का क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, ये चीज ध्यान रखना, वैसे पॉइंट में लिख रही हूँ यहाँ पे। पावर का क्या होता है, यहाँ पे इम्बैलेंस होता है, मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप जो है वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है एक गोल को, एक ग्रुप ए है, उसने एक गोल को डिटरमाइन कर लिया, ठीक है, और उसी के पास सारी, जिसने गोल को डिटरमाइन किया उसी के पास सारी पावर है, और जो दूसरा वाला ग्रुप है उसको वो मानना पड़ेगा। जैसे स्लेव सिस्टम होता नहीं है कि जो मालिक और दास होते हैं, मालिक ने जो चीज कह दी है वो उसको दास को वो चीज करनी पड़ेगी, है ना। तो ये वाली चीज यहाँ पे आती है, ठीक है। स्लेवरी सिस्टम भी बोला जाता है इसको।
इंटरेक्शन चेंज कहने का मतलब है यहाँ पे क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ पावर होती है, जो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब यहाँ पे वो लोग आएंगे जो इंटरेस्टेड हैं करिकुलम को चेंज करने में, इस चेंज में आने के लिए इच्छुक हैं, ठीक है, वो उन लोगों को क्या दी जाती है, इक्वल पावर दी जाती है वो सारे लोगों को, ठीक है, क्लियर है। अब आता है इसमें कुछ चीजें और देख लो, कई और सारी टर्म्स है, ठीक है, छोटे छोटे से टर्म्स हैं, देख लो इनको। इंपीरिकल रैशनल, इंपीरिकल, ये सारे पूछे गए हैं इस वजह से ये टर्म्स यहाँ पे। इंपीरिकल रैशनल कहने का मतलब क्या है, इंपीरिकल रैशनल मतलब ये जो चेंज होता है स्कूल लेवल पे नहीं होता है, ठीक है, ये जो चेंज होता है इंपीरिकल रैशनल मतलब ये यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे कॉम्पिटेंस की बारे में बात की जाती है, मतलब बोल सकते हो कि कॉम्पिटेंस टू इम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पे जो सिंपल सी बात किसकी बारे में की जाती है, कॉम्पिटेंस के बारे में बात की जाती है, ठीक है, ये स्कूल लेवल पे नहीं होता, ये जो चेंज होता है वो स्कूल लेवल पे नहीं होता है, ये वाली चीज है। नेक्स्ट आ जाओ, नॉर्मेटिव री एजुकेटिव, नॉर्मेटिव री, एक मिनट, नॉर्मेटिव री एजुकेटिव स्ट्रैटेजी। और जो लोग भी पीवाईक्यू नहीं कर रहे हो तो प्लीज पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दो, टाइम भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टाइम है। नॉर्मेटिव री एजुकेटिव स्ट्रैटेजीज करने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है, हमारी वैल्यूज, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग, इन सब में चेंजेस आता है, मतलब एक तरीके से दिस काइंड ऑफ चेंज कैन अकर बाय अप्रोचिंग ह्यूमन, ठीक है, यहाँ पे अप्रोच किसको किया जाता है, ह्यूमन की वैल्यूज को, ठीक है, ह्यूमन के वैल्यूज को, ह्यूमन के इंटरेस्ट को, ठीक है, सॉरी, ह्यूमन के वैल्यूज को, ह्यूमन के एटीट्यूड को, ठीक है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग को, है ना, उनकी स्किल्स को, ठीक है, ये वाली सारी चीजें यहाँ पे आते हैं, हम उनको कन्विंस करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिस काइंड ऑफ चेंज अकर कैन अकर बाय अप्रोचिंग ह्यूमन एंड कन्विंसिंग देम दैट देयर इज अ नीड टू चेंज, मतलब वहां पे हम इस वाले नॉर्मेटिव री एजुकेटिव स्ट्रेटेजी में कहने का मतलब क्या है, इस अप्रोच में हम ह्यूमन को कंसर्व, मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, कन्विंस करते हैं, ठीक है, कन्विंस करते हैं कि देयर इज अ नीड टू चेंज इन देयर वैल्यूज, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स लाइक, ठीक है, ये वाली सारी चीजें आती हैं। ये जो फिर उसके बाद आता है पावर, पावर स्ट्रेटेजी मैं नेक्स्ट में लिख देती हूँ, जिसे हम लोग कोरेशन से भी रिलेट कर सकते हैं पावर को, यू कैन रिलेट इट विद कोरेशन, ठीक है, चेंज के साथ, जो कोरेशन था उसके साथ इसको रिलेट कर सकते हो। मतलब क्या है, कोरेशन स्ट्रेटजीज कहने का मतलब क्या है, जो भी पावर होगी यहाँ पे सुपीरियर्स के पास होगी, जो भी पावर होगी सुपीरियर्स के पास होंगी, और जो लोग हैं उनको इनको इस चीज को मानना पड़ेगा, ठीक है, जो भी चीजें होंगी वो हायर हायर लोगों के पास होंगी, हायर पावर होंगी, ठीक है, जो हायर में है उन्हीं के पास होंगी, मतलब जो भी चेंजेस होंगे वो खाली किसको मिलेंगे, जो हायर लेवल पे है, ठीक है, हायर लेवल पे जो भी चेंजेस होंगी उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होगी, ये वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो करिकुलम चेंज को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, मैं सिर्फ नाम लिखूंगी और नाम से आप लोग समझ जाओगे, ठीक है, करिकुलम चेंज, कौन कौन से फैक्टर है, सिर्फ नाम लिख लो। आपका पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर इफेक्ट करेगा, इकोनॉमिक फैक्टर, इन नेम आपको याद होने चाहिए, इकोनॉमिक, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन कौन से, मतलब कई सारे ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन सा फैक्टर जो करिकुलम चेंज को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, नेशनल प्रायोरिटीज, है ना, और स्टेक होल्डर की जो नीड है, स्टेक होल्डर्स की नीड, ठीक है, और सोशो कल्चर किस कल्चर कॉन्टेक्स्ट से हैं वो लोग, ठीक है, सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट,
ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, कौन सा रह गया था ये, अप्रोचेस के बारे में। इसको सही से समझना। अप्रोचेस टू करिकुलम चेंज, काफी बार क्वेश्चन आया है, और एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, इसलिए आपकी समझ यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रास रूट अप्रोच। नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोलते हैं इसको, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन अप्रोच, ग्रास रूट अप्रोच। कई बार क्वेश्चन आए ग्रास रूट से और डिमॉन्स्ट्रेशन से, पूछा जाता है कौन सी अप्रोच को फॉलो कर रहा है, मतलब कौन सी अप्रोच है, ये पूछा जाता है। ठीक है, एक एक को समझ लेते हैं सिर्फ की पॉइंट में। देखो, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो पहला मूव होता है, ठीक है, फर्स्ट मूव कौन लेता है, जो एडमिनिस्टर होते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं वो। अब एडमिनिस्ट्रेटिव में उनके जो सॉरी जो इनके कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, स्टाफ मेंबर्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ आते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में सबसे पहला स्टेप कौन लेगा, करिकुलम को चेंज करने के लिए पहला मूव कौन लेगा, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो आपके हेड ऑफ द स्कूल है वो खाली लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा यहाँ पे, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट में आ जाओ। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखो, मतलब यहाँ पे वो क्या करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में, जो भी आपके हेड होंगे, ठीक है, वो उनका पहला मूवमेंट होगा करिकुलम चेंज में, उसके लिए वो मीटिंग को बुलाएंगे, टीचर्स वगैरह को बुलाएंगे, वहाँ पे डिस्कशन होगा, क्या कई सारे टीचर्स प्रेजेंटेशन वहाँ पे देंगे कि ये इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है। फिर वो देखेंगे कि कौन सा इम्प्रूवमेंट यहाँ हमारे स्कूल के लिए बेनिफिट करेगा। ठीक है, हमारे जो कौन सा करिकुलम में चेंज हम लेके आए, मतलब कौन से एलिमेंट में चेंज लेके आए जो हमारे स्कूल को के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, फिर आ जाओ ग्रास रूट अप्रोच, जिसे दिया था हिल्डा टाबा ने। ठीक है, किसने दिया था, हिल्डा टाबा ने। ठीक है, ग्रास रूट में अप्रोच में आपके क्या होते हैं, सभी लोग आ जाते हैं। कौन कौन आ जाता है आपका, स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, टीचर्स आते हैं, ठीक है, पेरेंट्स आते हैं आपके, और कम्युनिटी या फिर सोसाइटी बोल दो, वो आ जाते हैं। ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं आपके वो सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है ग्रास रूट अप्रोच। ठीक है, ग्रास रूट अप्रोच कह सकते हो कैसा होता है, कम्युनिटी वाइड होता है। ठीक है, यहाँ पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब ये जो हिल्डा टाबा अप्रोच है, ठीक है, ये हिल्डा टाबा मॉडल भी बोला जाता है, इनके 7 स्टेप्स हैं। इनके कितने स्टेप्स हैं, 7 स्टेप है। अब ये जो 7 स्टेप्स हैं, ठीक है, इसको मैं एक एक करके छोटे छोटे पॉइंट में बता रही हूँ, अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये स्टेप अरेंज करने के लिए आते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आता है, हम क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे स्टूडेंट की नीड्स को। ठीक है, डायग्नोज, ये कॉपी में लिख लो, डायग्नोज स्टूडेंट्स नीड। ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आ जाओ, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, अब फॉर्मुलेट करेंगे ऑब्जेक्टिव को। यहाँ पे फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, फॉर्मुलेट कर दिया। तीसरे स्टेप में आ जाओ, हम सेलेक्ट करेंगे कंटेंट को, सेलेक्ट कंटेंट। ठीक है, चौथे स्टेप में आ जाओ, अब हम क्या करेंगे, उन कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बोल दो। ठीक है, उसी के अंदर आ जाएंगे ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जितने भी स्टेप्स हैं आपके, एक्सेप्ट आपके स्टेक होल्डर वाला, आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, सॉरी सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन कर लिया ना यहाँ पे, चौथे स्टेप में। पांचवें में क्या हो जाएगा आपका, सिलेक्शन होगा यहाँ पे, सिलेक्शन ऑफ
लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। 6 में आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे इन एक्सपीरियंसेस को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। और 7वां स्टेप क्या रहेगा, इवैल्यूएशन, ठीक है। ये स्टेप आपके अरेंज करने के लिए आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। और ऐसे ही आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा लंबा थ्योरी नहीं याद रखना है, ठीक है। तो ये हिल्डा टॉवर का हो गया, ठीक है। अब आ जाओ डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल में। डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल कहने का मतलब क्या है कि ये किसने दिया था, डेवलप बाय द टाइलर, ठीक है। ये किसने डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय टाइलर, ठीक है। इसे टाइलर ने दिया था। डिमॉन्स्ट्रेशन अप्रोच में क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी जो टीचर है सबसे पहले किसी भी चेंज को स्मॉल लेवल पे करेगा, ठीक है, स्मॉल स्केल पे करेगा उस चेंज को। अगर वो स्मॉल स्केल पे सक्सेसफुल होता है तब उसको वो लार्ज स्केल पे अप्लाई करेगा। ये चीज आती है डिमॉन्स्ट्रेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, एक और मॉडल था यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहीं पे लिख दे रही हूँ मैं, यहाँ पे इस जगह पे लिख लो इसको, सिस्टम एनालिसिस मॉडल। ये अप्रोच नहीं है, ये नेक्स्ट ही लिख रहा है। स्लाइड फिर गई, चलो कोई नहीं। सिस्टम एनालिसिस मॉडल मैं इरेज करके यहाँ पे करा दे रही हूँ आपको, जो पहले से था, ठीक है। सिस्टम एनालिसिस मॉडल कहने का मतलब क्या है कि इसे डेवलप किसने किया था, इंपॉर्टेंट है, वाई सेरन ने किया था, वाई सेरन ने इसको किया था, डेवलप किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, सिस्टम का मतलब ही क्या है, 3 चीजें यहाँ पे याद रखो। इनपुट, सिर्फ इससे ही याद रहना चाहिए, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अगर ये चीज दिख जाती है और पूछा जाता है कौन सा ये मॉडल है, तो सिस्टम एनालिसिस। हम एनालिसिस किसकी करते हैं, इनपुट की करते हैं, प्रोसेस की करते हैं, ठीक है, और आउटपुट की करते हैं, है ना, इसकी करते हैं। ये एक साइंटिफिक और इंपेरिकल है। ये कैसा है, साइंटिफिक हो और इंपेरिकल है, ठीक है। सिर्फ इतना से यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है रोल ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स, ठीक है, और रोल ऑफ जो आपके एजुकेटर्स हैं, इन सब का क्या रोल है, ठीक है। ये वाली सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, ये देख लो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, एक मिनट जरा सा, जो करिकुलम के टाइप्स हैं, ठीक है। हाँ ये चीज देख लो, मैं नेक्स्ट समझा देती हूँ, रुको, इसको अरेंज करके, ये कॉपी में लिखना है, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। टाइप्स ऑफ करिकुलम, टाइप्स ऑफ करिकुलम, ठीक है। एक एक को समझते हैं। सबसे पहले आ जाओ ओवर्ट, ठीक है, ओवर्ट, ओवर्ट करिकुलम, ठीक है। अब इस ओवर्ट करिकुलम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट बोलते हैं, एक्सप्लिसिट बोलते हैं, रिटन बोलते हैं, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मतलब जो ऑफिशियली स्टेटेड करिकुलम होते हैं, दैट इज नोन एज द ओवर्ट करिकुलम। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद आता है हमारा हिडन करिकुलम, ठीक है। हिडन करिकुलम को ही हम लोग कोवर्ट करिकुलम बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, कोवर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये वो करिकुलम होते हैं जो अनऑफिशियल होते हैं। अनऑफिशियल मतलब नॉट स्टेटेड होते हैं, ठीक है। ये बताए नहीं जाते, जैसे बच्चों को जो कुछ ऐसे करिकुलम होते हैं ना कि बच्चों, जैसे टीचर कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, टीचर मतलब ग्रीटिंग करना, सुबह गुड मॉर्निंग बोलना, है ना, जाते वक्त गुड बाय में बाय बोलना, ठीक है, थैंक यू बोलना, वेलकम बोलना, ये सारी चीजें सिखाई नहीं जाती। ये हिडन चीजें छुपी हुई है, जो बच्चे सीखते हैं अपने आप से, मतलब सीखते हैं ये वाली चीजें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नल करिकुलम, ठीक है। नल करिकुलम कहने का मतलब है जो कोवर्ट करिकुलम में जो चीजें नेग्लेक्ट कर दी गई हैं, ठीक है, वो सारी चीजें कहाँ पे आती है, हमारी नल करिकुलम में आती है। मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जैसे अ, जो टीच नहीं की गई, दैट विच वी डू नॉट टीच, मतलब जिन चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया, ऐसा समझो, मतलब जो नेग्लेक्ट कर गई है, ठीक है, जो नेग्लेक्ट कर दी गई है, वो सारी चीजें कहाँ पे आती है, हमारी नल करिकुलम में आती है, ठीक है।
मतलब जिनको हमारे कोवर्ट, जो हमारा ओवर्ट करिकुलम है वहां पे उनको शामिल ही नहीं किया गया था, ठीक है, रिटर्न नहीं, मतलब उनको हटा दिया गया था, जिन चीजों को हटा दिया गया था, जिन करिकुलम, जिस चीज को हटा दिया गया था वो सारी चीजें हमारी नल करिकुलम में आ जाती है, ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आता है आपका फैंटम करिकुलम। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, मतलब ये जो मैं बता रही हूँ मिसलेनियस टॉपिक वाला, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फैंटम करिकुलम, फैंटम करिकुलम कौन से होते हैं? फैंटम करिकुलम को कैसे बोलोगे कि क्या बोलते हैं इसको, जैसे क्लास डिस्कशन के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट, मतलब यहाँ पे एक्सपोजर होता है मीडिया का, यहाँ पे क्या होता है, मीडिया का एक्सपोजर होता है, मीडिया का एक्सपोजर होता है, और डिफरेंट डिफरेंट, मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, रेलेवेंट एग्जांपल्स का यूज करते हैं, मेटाफॉर्स का यूज करते हैं, कॉमन आइकन्स का यूज करते हैं, रियल लाइफ्स का एग्जांपल देते हैं, है ना, ये वाली चीजें आती हैं। यहाँ पे ये जो कोई भी मैसेज होता है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मीडिया का यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखो, फैंटम में हम मीडिया का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ, यहाँ पे आता है कॉन्कुमेंट करिकुलम। कॉन्कोमिटेंट, ठीक है। कॉन्कोमिटेंट करिकुलम वो करिकुलम होते हैं जो आपके, मतलब हमारे घर में सिखाए जाते हैं। व्हाट इज थॉट और एम्फसाइज्ड एट होम, ठीक है, व्हाट इज टॉट एम्फसाइज्ड एट होम, जो घर से हम लोग सीखते हैं, वो वाली चीजें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। फिर आता है रेहेटोरिकल करिकुलम, मैं इधर लिख दे रही हूँ, ठीक है, रेहेटोरिकल करिकुलम, ये कौन से करिकुलम है, रेहेटोरिकल, रेहेटोरिकल करिकुलम वो होते हैं जो यहाँ पे जो, मतलब प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना, प्रोफेशनल किसी भी कंसेप्ट को फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे प्रोफेशनल का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब यहाँ पे पेडागोजिकल नॉलेज दी जाती है, ऐसा समझो, यहाँ पे क्या दी जाती है, पेडागोजिकल नॉलेज दी जाती है, पेडागोजिकल नॉलेज दी जाती है यहाँ पे, ठीक है, पूछा गया है ये आपका, ठीक है, पेडागोजिकल नॉलेज को, कंटेंट को ये अपडेट करने का काम करता है, ठीक। फिर रेहेटोरिकल के बाद आता है आपका लेजिटिमेट करिकुलम, ठीक है, लेजिटिमेट करिकुलम, ये सारे टर्म्स आपसे पूछे गए हैं, इसलिए मैं एक एक वर्ड में इसको समझा दे रही हूँ, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं गिवन लेकिन पूछा गया है। लेजिटिमेट करिकुलम कहने का मतलब क्या है, वन विच इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एग्रीड टू बाय द फैकल्टीज एंड स्टूडेंट एंड फॉर्मली अप्रूव्ड, मतलब जो फॉर्मली अप्रूव्ड होता है, ठीक है, जो फॉर्मली अप्रूव्ड होता है वो क्या होता है, हमारा लेजिटिमेट होता है। तो इललेजिटिमेट कौन सा होता है, ठीक है, इललेजिटिमेट, इललेजिटिमेट करिकुलम कौन से हैं फिर, इललेजिटिमेट करिकुलम वो करिकुलम है जहाँ पे क्या होता है, हम कोवर्टली कम्युनिकेट करते हैं, प्रियोरिटीज किसको देते हैं, रिलेशनशिप को देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, हम कोवर्टली कम्युनिकेट करते हैं, कैजुअली कम्युनिकेट करते हैं, प्रियोरिटीज किसको देते हैं, प्रियोरिटीज देते हैं रिलेशनशिप को यहाँ पे, और वैल्यूज को, ठीक है, तो वो आते हैं हमारे इलेजिटिमेट में, लाइक आपका इम्पैथी हो गया, है ना, सिंपैथी हो गया, ये वाली सारी चीजें आती हैं, ठीक है, सिंपैथी हो गया, और लेजिटिमेट में जो फॉर्मली अप्रूव्ड होता है फैकल्टीज के द्वारा, ठीक है, ये वाली सारी चीजें आती हैं। और कोई बच्चा है, कंटेंट हो गया, फैंटेंट हो गया, नल हो गया था, हिडन, अच्छा एक और आता है सोसाइटल, ठीक है, बस लास्ट है सोसाइटल करिकुलम, ठीक है। सोसाइटल करिकुलम कहने का मतलब क्या है कि ये मैसिव होता है, कैसा होता है, मैसिव होता है, ऑनलाइन होता है, मैसिव ऑनलाइन नहीं, ऑन गोइंग बोलते हैं, सॉरी मेरे दिमाग में ऑनलाइन चल रहा है, ऑन गोइंग होता है, ठीक है,
मैसिव होता है और ऑन गोइंग होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे मतलब सोसाइटी से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं आपकी, ठीक है। पावरफुल कैसे इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, मतलब सारी चीजें कैसे सोशलाइजेशन हो रहा है, कैसी चीजें हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर रही हैं, ये वाली सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें आज में हम लोगों ने देखी है, ठीक है। जैसे आपका इसमें ये चीज रह गया है कि जो आपके जब हम बात करते हैं उसकी कि रोल ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट की जब हम लोग बात करते हैं कि टीचर का क्या रोल है और स्टूडेंट का क्या रोल है, तो मैं ऐसा समझा दे रही हूँ, इधर ही आ जाओ इस जगह पे, क्योंकि इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। रोल ऑफ टीचर्स और इनका क्या क्या रोल है। अगर हम रोल ऑफ टीचर्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, स्टूडेंट व टीचर की अगर हम बात करते हैं तो टीचर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स को बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए करिकुलम को डेवलप करते हैं टीचर्स, उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली उसको इवेलुएट करते हैं, ये वाली सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अथॉरिटीज में, तो अथॉरिटीज हमारी क्या करती हैं, अदर मतलब यहाँ पे क्या अथॉरिटीज में कौन कौन आते हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर होते हैं वो सारे आ जाते हैं। उनका रोल ये होता है, देयर रोल इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन कैन नॉट बी अंडरस्टिमेटेड सिंस दे आर पीपल दैट मॉनिटर, मतलब एक तरीके से इनके भी रोल को हम लोग अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग भी करिकुलम इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो ये वाली सारी चीजें हैं। तो आज हमारा ये यूनिट 5 का पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हम लोग ने यूनिट 5 का ए सेक्शन भी पूरा कंप्लीट कर लिया है, बी भी कंप्लीट कर लिया है, सी और डी भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैंने कोशिश की है हर एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, हमारा जो यूनिट 6 का सी सेक्शन जो चल रहा था स्टैटिस्टिक वाला, वो मैं कल कोशिश करके कंप्लीट करा दूंगी एक ही वीडियो में। भले वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं एक ही वीडियो में, कोशिश मेरी यही रहेगी कि कंप्लीट हो जाए, जिससे आपका ये पूरा रिवीजन सीरीज आपका ये कंप्लीट हो जाए यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों ने भी टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम, क्योंकि वहाँ पे मैं जैसे आजकल आपके जो PYQs हैं पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड, उसमें जो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रेपिटेडली पूछे जा रहे हैं, लाइक आईसीटी में, आईसीटी जो आपका आईसीटी में काफ़ी सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट और बहुत सारा उसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है, ठीक है। और यूनिट 8 में, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको हमें सिर्फ नाम को याद रखना है, तो वो सारी चीज़ें मैं पिक्चर्स के फॉर्म में वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। अगर आप चाहो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।